सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले इसके पहले वाले लेक्चर में जर्नल कंप्लीट कर लिया। होपफुली आप लोगों के दिमाग में भी डेबिट क्रेडिट का रूल तो एटलीस्ट क्लियर है ना। अब हम आगे आ जाते हैं टू लेजर। ठीक है, अब लेजर पोस्टिंग में जब आता हूं तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। देखो बेटा, जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो, मे बी एक जनरल एक ही रजिस्टर में कर रहे हो या सब्सिडरी बुक के फॉर्म में कर रहे हो, एज द केस में भी, लेकिन इंफॉर्मेशन एक, दो, पांच या 10 वैरायटी के होंगे, ऐसा लगता है कि आपको कि नहीं सर, हंड्रेड्स में भी जा सकता है, थाउजेंड्स में भी जा सकता है ना। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या लगता है कोई एक इंफॉर्मेशन लाइन से एक साथ हमारे पास आता जाएगा, उसके बाद ही अगला इंफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद ही अगला इंफॉर्मेशन आएगा? ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होता है, एक के बाद एक अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन हमारे पास आते रहते हैं। अब इन इंफॉर्मेशन को हम जर्नल में तो लिख दे रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन कहना ऐसे कि ये इंफॉर्मेशन अब बेचारे एक जंगल में खो गए सर। बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ वहां पे जर्नल में आ गए, इट्स नाउ स्कैटर्ड। अब मुझे कोई एक इंफॉर्मेशन अगर ढूंढना है, कैसे ढूंढूं? है ना, जैसे मुझे परचेसेस के बारे में पता करना है, तो क्या मैं जर्नल में उसको ढूंढता बैठूंगा, परचेज 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 परचेज? अरे पागल हो जाऊंगा मैं ऐसा करूंगा तो, है ना। तो इसी के लिए जरूरत पड़ती है लेजर की। ठीक है, लेजर को हम क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं? लेजर को इसलिए क्लासिफिकेशन कहते हैं क्योंकि लेजर में वो जो जर्नल में हम लोग अलग अलग चीजें जो लिख के रखे हुए हैं ना, उनका ही मुझे एक सिंगल जगह पर पूरा डिटेल मिल जाता है ना। तो मुझे भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे के सारे चीजें मुझे लेजर में एक साथ मिल जाएंगे। यानी परचेज का इंफॉर्मेशन एक साथ इन परचेज अकाउंट, सेल्स का इंफॉर्मेशन एक साथ इन सेल्स अकाउंट, कैश का इंफॉर्मेशन एक साथ इन कैश अकाउंट, अगर अलग से बनाया है तो। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। इसलिए हम लोग इसे प्रिंसिपल बुक कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन योर अकाउंटिंग। ठीक है, चलो तो लेट्स गो अहेड। सो लेजर इज द प्रिंसिपल बुक, सबसे पहली बात तो। ठीक है, जर्नल एंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू इंडिविजुअल अकाउंट्स। ठीक है, यस। अब जैसे कैश की बात करें, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश, सेल्स की बात करें, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स, ऐसे एक के बाद एक यहां पर हमें नजर आते जाएंगे। ठीक है, डिटेल व्यू ऑफ ईच अकाउंट एनेबलिंग फाइनेंशियल एनालिसिस, है ना। यहां पे आपको पता चलेगा कि आपने कैश में एक 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 एक, एक लिख के रखा हुआ है, तो पता चलेगा कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितना बचा हुआ है, सब आप यहां पे एनालाइज कर पाओगे। राइट, यस। नाउ स्टेप्स फॉर लेजर, सबसे पहले तो आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है और उनके लिए अलग से आपको अकाउंट हर एक के लिए बनाना होगा। नंबर 2, आपको उसको डेबिट या क्रेडिट पे लिखना होगा। अब ये हमारा सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है, एक तरह का कोड लैंग्वेज जैसे हम लोग कहते हैं। ये साइड है डेबिट, ये साइड है क्रेडिट। अब आपने यहां लिखा, यानी जो भी इस अकाउंट का नाम है उसको आपने डेबिट किया। अगर आपने यहां लिखा तो जो भी इस अकाउंट का नाम है इसको आपने क्रेडिट किया। तो ये कोड लैंग्वेज की तरह हो गया, मैंने यहां लिखा, मैंने यहां लिखा, ऐसे लिखते हुए जा रहा हूं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, ये सिर्फ लिखना नहीं होता, हाँ सर ने बोला इसलिए लिख दिया, ऐसा नहीं होता। इन डेबिट और क्रेडिट का एक मीनिंग होता है, राइट। ये हम लोगों ने देखा हुआ है ना। जैसे मान के चलो ये कोई पर्सन का अकाउंट है और मैंने यहां लिखा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पर्सन से पैसे रिसीवेबल है। अगर ये कोई रियल अकाउंट है तो जैसे ही मैंने यहां लिखा, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो एसेट है ना, ये आया है, इट केम इन। और अगर ये कोई नॉमिनल अकाउंट है और मैंने यहां लिखा, तो मैं समझ जाऊंगा कि इट इज एन एक्सपेंस। ये है इसका कोड मीनिंग। ठीक है, चलो ये हुआ। उसके बाद कैलकुलेट द अकाउंट बैलेंसेस। अब देखो भाई, यहां तो डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो एज द केस में भी अगर डेबिट ज्यादा हो गया तो डेबिट बच जाएगा ना, इसी को हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। उसी तरह से अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया तो क्रेडिट बच जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। डेबिट ज्यादा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, लेकिन इस बैलेंसिंग के भी रूल को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। वैसे तो ये है, वैसे तो यहां पे ऐसा कहा है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट बैलेंसेस। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सर बैलेंसेस में ना सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि आर वी टॉकिंग अबाउट एन ओपनिंग बैलेंस और आर वी टॉकिंग अबाउट अ क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अगर मान के चलो डेबिट है तो उसे डेबिट में ही लिखा जाएगा। अगर मान के चलो क्रेडिट बैलेंस है तो उसे क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। समझे मेरी बात को? अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट विल कम ऑन डेबिट एंड क्रेडिट विल कम ऑन क्रेडिट। लेकिन इफ इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस तो सर उल्टा इफेक्ट होगा, है ना।
इन दैट केस उल्टा इफेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय उल्टा इफेक्ट? अगर क्लोजिंग बैलेंस में डेबिट बैलेंस है तो उसे लिखा जाएगा रिटन इन क्रेडिट, और अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो लिखा जाता है उल्टे साइड में रिटन इन डेबिट. ये टैली करने के लिए ऐसा लिखा जाता है और कुछ भी नहीं. ठीक है, तो सिंपल सा ये याद रखना. कभी कभी बच्चे इसमें बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज होते हैं कि सर ओपनिंग बैलेंस कहां लिखना और क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखना. तो ओपनिंग बैलेंस आप लोग हमेशा याद रखना, अगर डेबिट है तो डेबिट में ही आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही आएगा. उल्टा रूल अप्लाई होता है विद क्लोजिंग बैलेंसेस. ठीक है, इसके अलावा लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमेशा याद रखना कुछ कुछ अकाउंट में कभी कभी आपको ना बैलेंसेस के बारे में क्लियर नहीं बोला रहता कि इसमें कौन सा बैलेंस है. तो सर सिंपल सा रूल याद रखना. लास्ट जर्नल वाले पार्ट में मैंने आपको कहा था अबाउट डेबिट खानदान, याद है कि नहीं? एसेट्स और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट खानदान, है ना? क्रेडिट खानदान में क्रेडिट होगा, डेबिट खानदान में डेबिट होगा, है ना? तो कुछ ना दिया हो तो आप सिर्फ ये देख लो कि क्या ये अकाउंट असेट या एक्सपेंस का है, यानी डेबिट खानदान वालों का है. इन दैट केस इट हैज टू कैरी अ डेबिट बैलेंस. और वहीं अगर कैपिटल, इनकम या लायबिलिटी यानी क्रेडिट खानदान को बिलोंग करता है, दिस हैव टू कैरी क्रेडिट बैलेंसेस. ठीक है, ये हो गया लेजर. ठीक है, जल्दी से हो गया हमारा पूरा अच्छे से. ठीक है, दैट्स इट. तो इसको अभी यहां पे हम लोग रोक देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग कवर करते हैं ट्रायल बैलेंस. ठीक है, चलिए.